नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब में से कक्षा 7वीं पाठ संख्या 5 मिठाई वाला, जो कि भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ संख्या 5 मिठाई वाला। प्रश्न संख्या 1, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। सानिध्य होता है साथ। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसीलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीज़ें लाया करता था, इसीलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चे की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावे वह इन चीज़ों को तैयार करवाता था तथा बच्चों के उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। तो जो मिठाई वाला था वो हर बार जब भी बेचने कुछ ना कुछ जाता तो पहले वो खिलौने बेचता था, उसके बाद उसने बांसुरियाँ मुरली बेचना शुरू किया और उसके बाद वो मिठाइयाँ बेचने लग गया था। तो वो तरह तरह की चीज़ें बेचा करता था, एक तरह की कभी चीज़ नहीं बेचता था और वो महीनों बाद कोई ना कोई दूसरी चीज़ बेचने जाता था। उसका मेन मकसद यही था कि वह बच्चों के साथ समय बिताना चाहता था। वो जो बच्चे, उसके 2 बच्चे थे और उसकी पत्नी थी, तो वो समय से पहले ही मर चुके थे, जिसके कारण उसे अपने बच्चों की याद आती थी। और वो जो गली मोहल्ले के बच्चे होते हैं जो उससे चीज़ें खरीदने के लिए उसके इर्द गिर्द घेरा डालकर खड़े हो जाते हैं, उनका साथ उन्हें मुरली वाले को, मिठाई वाले को अच्छा लगता था। तो इसी कारण वह उनके साथ समय बिताता था। उनकी जो तोतली आवाज़ में जो बातें थी वो सुनकर वो संतोष प्राप्त करता था, प्रसन्न होता था। इसीलिए वो बदल बदल के चीज़ें लाया करता था बेचने के लिए। और वो महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही अमीर व्यक्ति था। क्योंकि उसके पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो जाने के कारण वो इन्हीं गली मोहल्ले के बच्चों में अपने बच्चों को खोजता था, कि उसे लगता था कि वो उसके जो बच्चे हैं वो यहीं कहीं दोबारा जन्म लिया होगा, इन्हीं बच्चों के साथ खेल रहे होंगे। तो वो बच्चों के साथ अपना समय बिताकर खुश होता था, इसीलिए वो महीनों बाद आता था, क्योंकि उसको पैसों का कोई लालच नहीं था। प्रश्न संख्या 2, मिठाई वाले में वह कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर है, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गाकर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी। बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो जब मिठाई वाला या जब वो खिलौने बेचता था या मुरली बेचता था, बाद में वो मिठाई बेचने लग गया, जब भी वो गली मोहल्ले में निकलता बेचने तो वो बहुत ही मधुर आवाज़ में, मनमोहन आवाज़ में आवाज़ लगाता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, और बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ऐसे वो गा गा कर मिठाई, खिलौने या मुरलियाँ बेचा करता था, जिसको आवाज़ सुनकर सभी मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते थे। बच्चे सारे उसकी तरफ भागे चले आते थे और घर से पैसे लेकर तोतली आवाज़ में उससे सामान खरीदते थे, चाहे वो खिलौने हों, चाहे मुरली हो, चाहे मिठाइयाँ हों। वो इतनी मधुर आवाज़ में बोलता था कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी आवाज़ सुनकर एक बार तो अपने घर से बाहर निकल कर देखते थे कि बाहर कौन आया है और क्या बेच रहा है। तो इसलिए उसकी जो आवाज़ थी उस पर वो इतनी मधुर थी कि जिसको सुनते ही सभी बाहर गली की तरफ देखने लग जाते थे। इसके अतिरिक्त वो बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाया करता था। कभी खिलौने ले आया, कभी मुरलियाँ ले आया, कभी खाने के लिए मिठाई ले आया।
और एक और विशेषता थी कि वो जितना उसका असल दाम था वो उसी पे उसको बेच जाता था, वो अपना लाभ नहीं कमाता था। तो 2-2 पैसे की मुरली या 2-2 पैसे के खिलौने ऐसे ही बेच दिया करता था वो बच्चों को। तो और बच्चों के साथ वो प्यार भरी बातें करता था और जैसी उनकी तोतली आवाज़ थी उनको सुनकर वो संतोष प्राप्त करता था, इसलिए बच्चे भी उसके तरफ आकर्षित होते थे और उसकी मधुर आवाज़ सुनते ही बड़े भी उसकी तरफ खींचे चले आते थे। प्रश्न संख्या 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। ग्राहक सामान खरीदने वाला, विक्रेता सामान बेचने वाला। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं, अर्थात सामान बेचने वाला अपना पक्ष किस प्रकार जताता है और सामान खरीदने वाला वो कैसे तो तर्क करते हैं अपने अपने में। तो देखिए उत्तर है, विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता था। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में ये तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है, देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हों। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता, उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। तो जब मिठाई वाला जब मुरली बेचा करता था तब वो मुरलियाँ बेचते बेचते एक गली से निकला, तो वहाँ पे विजय बाबू एक ग्राहक थे। तो वो जब विजय बाबू की पत्नी अपने बच्चों के लिए मुरली लाने के लिए कहती है विजय बाबू को, तो वो आवाज़ लगाता है मुरली वाले को कि आए। तो जब मुरली वाला उसके दरवाजे पे आता है तो उससे बात करता है कि मुरली कितने की दी। तो मुरली वाला कहता है कि वैसे तो मैंने सबको 3-3 पैसे में देता हूँ, लेकिन आपको 2-2 पैसे में दे दूँगा। जब इतनी बात विजय बाबू सुनते हैं तो वो कहते हैं कि सभी को तो 2-2 पैसे की देता है, लेकिन मुझे कह रहा है वैसे तो 3 की देता हूँ, तो आपको 2 की दे दूँगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर एहसान कर रहा हो। तो ऐसा वो कह रहे हैं कि जो मुरली वाला है उसकी तो आदत होती है भी ऐसा झूठ बोलने की, तो इतने की लगाई है इतने की दे दूँगा। तो इसके विपरीत जो मुरली वाला है वो अपना तर्क कैसे प्रस्तुत करता है, जब वो विजय बाबू मुरली वाले से कहते हैं कि सबको आप 2-2 पैसे की ही देते होगे, बस मुझ पर एहसान उड़ेल रहे हो कि भाई मुझे 2-2 पैसे की दे रहे हो, वैसे आप सबको ही 2 पैसे की दे रहे होंगे। तो मुरली वाला जवाब देता है कि जो ग्राहक होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो बेचने वाला होता है सामान वो उनको लूट रहा है, भले ही वह चाहे हानि उठा कर दे रहा हो, मतलब वह चाहे कम दाम में दे, चाहे उसको घाटा ही पड़ रहा हो दुकानदार को, बेचने वाले को, फिर भी ग्राहकों को ऐसा ही लगता है जैसे वो उन्हें लूट रहा है या महंगी चीज़ दे रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उनको अब असली दाम तो पता नहीं होता कि वस्तु का असली दाम कितना है, फिर भी वो बस इतना ही समझते हैं कि ये दुकानदार या फेरी वाले ये जो बेचते हैं सामान तो ये ग्राहक को लूट रहे हैं। तो ऐसी नोकझोंक होती है और अपना अपना तर्क पेश करते हैं वे। प्रश्न संख्या 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। उत्तर है, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे, बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वह अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। तो जब भी खिलौने बेचने वाला गली या मोहल्ले में आता था तो वो अपनी मधुर आवाज़ में बोलता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो ऐसे जब उसकी आवाज़ बच्चों के कान पर पड़ती थी तो बच्चे कोई भी काम क्यों ना कर रहे हों, चाहे वो पार्क में खेल रहे हों, चाहे घर में हो, चाहे छत पे हो, लेकिन जब उसकी खिलौने वाले की आवाज़ सुनते थे तो सभी के सभी उसकी तरफ दौड़े चले आते थे। चाहे उनकी कोई चप्पल रह गई हो, चाहे उन्होंने
उनके कपड़े ना पहने हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, वो बीच में छोड़कर खिलौने वाले की तरफ दौड़े चले आते थे। घर वालों से पैसों की मांग करते थे कि हमें खिलौने लेने हैं। तो इसलिए वो बच्चे जब खिलौने वाले के पास आते थे तो खिलौने वाला बहुत ही प्यार से बच्चों के साथ बातें करता था और उन्हें तरह तरह के हंसी मजाक करके खिलौने बेच देता था और खिलौने भी सस्ते भाव में दे देता था। इसी प्रकार बच्चे खिलौने पाकर बहुत खुश हो जाते थे और खुशी से इतने खुश हो जाते थे कि खुशी से पागल ही हो जाते थे। प्रश्न संख्या 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाले की तरह ही इसकी आवाज़ जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियाँ बेचा करता था। तो रोहिणी भी एक ग्राहक थी जिसके 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। तो एक बार क्या है, जब वो खिलौने बेचने वाला खिलौने बेचता उनको, चुन्नू और मुन्नू को 2-2 पैसे के हाथी और घोड़ा खिलौने दे गया। और उसके जाने के बाद जब चुन्नू मुन्नू घर आए तो रोहिणी उनकी माँ है, रोहिणी ने पूछा बच्चों से कि ये कितने दाम में लिए? तो बच्चों ने कहा कि खिलौने वाला 2-2 पैसों में दे गया। लेकिन वो खिलौने महंगे होने के कारण जो रोहिणी थी वो सोचने लगी कि 2-2 पैसों में इतने अच्छे खिलौने दे कैसे गया, ये तो वही जाने। तो इस प्रकार उसकी जो याद थी खिलौने वाले के प्रति वो ध्यान में रहा। लेकिन उसके बाद कुछ महीनों के बाद जब मुरली बेचने वाला आया तो मुरली वाला भी उसी प्रकार आवाज़ लगाता था कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो ऐसा जब उसको रोहिणी को आवाज़ सुनाई देती है सड़क पर तो वो झट से बाहर की तरफ देखती है क्योंकि उसे झट से खिलौने वाले का स्मरण हो आता है और वो कहती है कि ये मुरली वाला उसी खिलौने वाले की तरह ही मीठी आवाज़ में बोलता है और मुरलियाँ बेचता है। तो इसलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर सुनते ही खिलौने वाले का स्मरण हो आता है। प्रश्न संख्या 6, किसी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था तो उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इस पर उसने भावुक हो बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे, स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। मैं इस व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते तथा इठलाते बच्चों में अपने बच्चे की झलक होगी। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। तो जब पहले तो मुरली खिलौने बेचता था, फिर बाद में मुरली और बाद में मिठाई बेचने लग गया था। तो मिठाई वाला जब मिठाई बेचने के लिए आता है तो वो चुन्नू मुन्नू के घर, वहीं रोहिणी के घर में जो रोहिणी होती है वो उसे बुला लेती है कि बच्चों के लिए मिठाई लेनी है। लेकिन रोहिणी के जो पति होते हैं वो घर नहीं होते, तो वो एक कमरे में होने के कारण वो अपनी सास से, मतलब अपनी दादी माँ से कह देती है कि मिठाई वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। तो ऐसे ही जो दादी थी वो चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेने के लिए मिठाई वाले को अंदर बुला लेती है और उससे बातचीत करती है। और जब रोहिणी बात करते करते उससे पूछती है कि आप इस गांव में पहली बार आए हो, क्योंकि आप इस गांव के तो लगते नहीं हो। तो मिठाई वाला बताता है कि नहीं, मैं पहले भी इस गांव में आ चुका हूं। तो रोहिणी कहती है कि पहले आप इस गांव में मिठाई बेचने ही आए थे या कुछ और?
तो उसने बताया नहीं नहीं, पहले मैं यहाँ पे मुरली बेचने आया था और उससे भी पहले यहाँ खिलौने बेचने आया था। तो इतनी बात सुनते ही रोहिणी की जो उत्सुकता है और बढ़ जाती है और वो और जानना चाहती है वो मिठाई वाले के बारे में। तो वो उससे पूछती है कि आप इतनी सस्ती मिठाइयाँ, खिलौने, मुरलियाँ दे जाते थे, इससे आपको क्या बचता है? तो वो बताता है कि बचता तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ संतोष मिलता है मुझे। तो वो कहती है कि ऐसा क्यों करते हो आप, इसका क्या कारण है? तो वो बातों बातों में बता देता है कि मैं यहाँ के जो मेरा गांव था वहाँ मैं नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, मतलब अमीर व्यक्ति था, व्यापारी हूँ और मेरे पास मकान है, अच्छा घर है, गाड़ी घोड़े हैं, नौकर चाकर सभी कुछ थे। मेरी एक पत्नी थी और छोटे छोटे 2 बच्चे थे। भगवान की लीला हुई तो वो दोनों तो सभी की मृत्यु हो गई और मैं अब अकेला हो गया और इन बच्चों के साथ समय बिताकर इन बच्चों में मैं अपने बच्चों को देखता हूँ। तो इनको देखने के लिए ही मैं ये सामान बेचता हूँ। पैसों की मेरे पास कमी नहीं है, मैं बहुत ही अमीर हूँ। बस मैं तो इन बच्चों के साथ समय बिताने के लिए, बच्चों के साथ बच्चों की झलक पाने के लिए मैं इनको ये सामान बेचने आता हूँ। सिर्फ मुझे इनसे बातें करके खुशी मिलती है और संतोष मिलता है, इसी कारण मैं ये सारे काम करता हूँ। प्रश्न संख्या 7, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू और मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका ये कहना, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और ये बच्चे उसे अपने ही बच्चे लगे। तो जब वो बातें रोहिणी और दादी मिठाई वाले के साथ बातें करते रही होती है और मिठाई वाला अपने पत्नी, अपने व्यवसाय, अपने घर के बारे में सारी बातें बता रहा होता है और मिठाइयाँ दे रहा होता है, तो इतने में चुन्नू और मुन्नू भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि माँ हमें मिठाई लेनी है। तो वो मिठाई वाला क्या करता है, मिठाई की 2 पुड़ियाँ बना देता है और दोनों को दे देता है और इसके बदले में जो रोहिणी और दादी है उसको मिठाई के पैसे देने लगती हैं, लेकिन वो कह देता है कि मुझे इस बार मिठाई के पैसे नहीं चाहिए। उसका ये मिठाई के पैसे नहीं लेने के कारण यही था कि जो चुन्नू मुन्नू थे उसे वो अपने बच्चे ही लगे जिनकी बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो इन दोनों बच्चों में उन्हें अपने बच्चों की ही झलक दिखी, इसी कारण उसने मिठाई के पैसे इनसे नहीं लिए। प्रश्न संख्या 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? उत्तर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वह चिक के पीछे बात करने को मजबूर होती हैं। हमारी राय में ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं, दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार व युवा वर्ग को आगे आना होगा और लोगों की सोच बदलनी होगी, जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। तो जब मिठाई वाला घर में आता है तो मैंने पहले भी बताया कि जो रोहिणी थी उसका पति घर में नहीं था, तो वो दादी से कहती है कि मिठाई वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। तो तब वो जो रोहिणी थी वो घूंघट के पीछे थी और कमरे से दूर से ही बात कर रही थी, क्योंकि वो पराये मर्द के सामने नहीं आ सकती थी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो रोहिणी थी चिक के पीछे से बात करती है, क्या आपकी राय में ये सही है या गलत है? तो अपनी राय बतानी है। तो वो कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति
1947 के बाद जब देश आज़ाद हो गया तो संविधान के अनुसार स्त्री और पुरुष, मर्द और औरत एक समान हैं, दोनों को एक समान अधिकार हैं, दोनों बराबर हैं। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर स्त्रियां अभी भी घूंघट करती हैं या उन्हें पर्दे में ही रहना इसलिए पड़ता है क्योंकि पराये मर्द की नज़र उन पर ना पड़े। तो ऐसे किसी का अधिकार छीन लेना वो सरासर गलत है। इसलिए युवा पीढ़ी हो या सरकार हो, उनको ऐसे प्रयास करने चाहिए, आगे आना चाहिए, जिससे ये सोच बदली जाए और पूरे के पूरा जो स्त्रियां हैं और मर्द हैं सबको एक समान समझा जाए। प्रश्न संख्या 1 कहानी से आगे के हैं। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो उत्तर है, मिठाई वाले का परिवार अवश्य ही किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। कहानी एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी। तरह तरह की मिठाइयाँ वह बेचा करता था। छोटे बड़े सभी उसकी मिठाइयाँ शौक़ से खाते थे। दुकान के साथ ही उसका घर भी था। जब भी दुकान पर कोई ग्राहक ना होता, वह अपने बच्चों के साथ खेलता और खुश होता था। उसके बच्चे बहुत शालीन थे, कभी भी उसे किसी बात के लिए परेशान ना करते। एक दिन वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गांव में किसी रिश्तेदार की शादी में गया। खुशी खुशी गांव वाले ने भी उसकी सारी तैयारियां करवाई। उसने कपड़े, गहने, बच्चों का सामान बहुत कुछ खरीदा। गांव के कुछ लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने भी गए। रेलगाड़ी में पत्नी, बच्चे वह स्वयं भी सभी खुश थे। अचानक तेज़ रफ्तार से चलती गाड़ी के कुछ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए। वह बुरी तरह से उल्ट गए। ना जाने कितने ही लोग इस हादसे में मर गए। मरने वालों में उसकी पत्नी व बच्चे भी थे। मिठाई वाला तो जैसे पागल ही हो गया। वह गांव वापस आ गया। आज भी इतने वर्षों बाद वह इस हादसे को भूल नहीं पाया। गुमसुम न जाने कौन सी यादों में खोया रहता है। अपनी सारी यादों को ताज़ा रखने के लिए उसने अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना डाला। न जाने अनाथ बच्चों को पालने में वह कौन सी खुशी प्राप्त करता था। तो जैसे ये मिठाई वाला जो कि भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया है, इसी के अनुसार ही ये कहानी है। और एक कहानी आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। तो ये बनाई है मैंने, तो आप इसका अनुसरण कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। तो जैसे मिठाई वाला है, पहले खिलौने बेचता था, फिर मुरलियाँ बेचता था, फिर मिठाइयाँ बेचने लग गया। ऐसे ही एक कहानी ये भी है कि कोई मिठाई वाला जिसकी किसी दुर्घटना में परिवार की मृत्यु होगी और उसने घर में अनाथ आश्रम ही बना डाला। तो इस प्रकार आप भी कोई भी कहानी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो उत्तर है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें मिठाइयाँ, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, फूड चाट, चीले, छोले भटूरे, सांभर डोसा, इडली, चाइनीज फूड व इसके अलावा विभिन्न खाद्य पदार्थ आकर्षित करते हैं। उनको बनाने सजाने में विभिन्न पाक कला विशेषज्ञों का हाथ होता है। जैसे खाद्य पदार्थों के लिए हलवाई, इनके पहनावे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे समोसे बनाने वाला समोसे बनाने में, सांभर डोसा बनाने वाला सांभर में, इडली बनाने वाला इडली बनाने में, आइसक्रीम बनाने वाला आइसक्रीम बनाने में आदि। तो बात ये कर रहे हैं कि हाट होता है बाज़ार, मेला जो आप मेले में गए होंगे, शादी, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो जिसमें खाने की चीज़ों का प्रबंध होता है, तो उसमें जो जो चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, उनका वेरवा देना है और ये भी बताना है कि उन चीज़ों को बनाने में कौन कौन सहायक होते हैं या कौन बनाते हैं। तो जैसे अलग अलग चीज़ें हैं, कोई हमारे दक्षिण भारत की तरफ में जो चीज़ें बनती है इडली डोसा, और जैसे उत्तर
भारत में जैसे कई चीज़ें बनती हैं, तो ऐसे जो हलवाई होते हैं जो इनको बनाते हैं, तो उनका पहरावा भी अलग अलग हो सकता है और अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो साधारण सी बात है, जो जो चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना कीजिए। प्रश्न संख्या 1, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। उत्तर, हमारे गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं, जैसे मूंगफली वाला, चाट वाला, फल वाला, सब्जी वाला, खिलौने वाला, आइसक्रीम वाला, कपड़े वाला इत्यादि। वह सब बड़ी मीठी स्वर में पुकार पुकार कर अपनी चीज़ें बेचते थे। ये लोग कम पैसे में पूंजी के अभाव में घूम घूम कर चीज़ें बेचते हैं। अगर इनके पास पूंजी होती तो ये भी बड़े दुकानदार होते। चाट, आलू टिक्की फेरी वाले से बातचीत। बालक कहते हैं, ये चाट वाले भैया 10 रुपए के कितने टिक्की दिए हैं? तो चाट वाला कहता है 5 के 1 और 10 रुपए के 2 टिक्की। तो बालक कहता है 10 रुपए के 3 आते हैं। चाट वाला कहता है मेरे आलू के टिक्की विशेष प्रकार के हैं, मैं तो 10 रुपए का 1 ही देता हूँ। तो बालक, अच्छा 20 रुपए का आलू टिक्की दे दो। तो इस प्रकार कोई बालक है चाट वाले से बातचीत करता है। प्रश्न संख्या 2, आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछकर लिखिए। उत्तर है, हमारे माता पिता के ज़माने में प्रत्येक वस्तुएं फेरी वाला ही बेचने आया करता था। वह मधुर स्वर में गा गा कर अपना सामान बेचा करते थे। फेरी वाला प्राय सभी तरह की वस्तुएं लाया करते थे, लेकिन आजकल फेरी वालों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। लोग प्राय ब्रांड सामान खरीदना पसंद करते हैं, अतः वह अधिकतर दुकान से सामान लेते हैं। फेरी वाले पहले की तरह मधुर स्वर में गाते हुए नहीं चलते हैं, अब उनके मीठे स्वर में कमी आ गई है। तो जब हमारे माता पिता बच्चे थे तब उनके समय में जो फेरी वाले थे वो ज़्यादातर मीठी आवाज़ में दूर से ही बोला करते थे, ये सामान ले लो, ये जैसे वो कहते हैं ना मिठाई वाला कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, ऐसे मधुर मधुर आवाज़ों में वो सामान बेचा करते थे। और सारे के सारे ज़्यादातर फेरी वाले ही ये सामान सारा बेचा करते थे। एक जाता था तो दूसरा आ जाता था, तीसरा आ जाता था। लेकिन आजकल क्या है, बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं, बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, सभी एक जगह ठहर कर ही सामान बेचते हैं। और हम लोग भी पहले तो फेरी वाला हमारे घर आकर सामान दे दिया जाया करता था, लेकिन आजकल हमारे समय में क्या है, हमें खुद दुकान पर जाते हैं और अपनी ज़रूरत अनुसार सामान खरीद लाते हैं। अब फेरी वाले तो आते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते। और दूसरी बात, पहले फेरी वाले बड़े ही मधुर स्वर में बोला करते थे, लेकिन आजकल के जो फेरी वाले हैं वो इतने मधुर स्वर में नहीं बोलते, उनकी मधुर या मीठे स्वरों में भी कमी आ गई है। तो प्रश्न संख्या 3, आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। उत्तर है, यह सही है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, क्योंकि लोगों की रुचि फेरी वालों से सामान खरीदने में कम होती जा रही है। तो जो फेरी वाले हैं वो मीठे स्वर में बोलते थे वैसे तो लेकिन आजकल वो कम होते जा रहे हैं। फेरी वाले इतने आते ही नहीं हैं घर के बाहर। क्यों? क्योंकि आजकल जो हम लोग हैं तो हम दुकानों से, बड़े बड़े मॉल से सामान खरीदना पसंद करते हैं। फेरी वाले से सामान खरीदना हम अपना जो सामान है उसे ऐसा समझते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी फेरी वाले से सामान खरीदने में। अगर फेरी पर कपड़े बेचने वाला भी आ जाए तो हम उससे कपड़े भी नहीं खरीदते,
क्यों? क्योंकि हमें बड़े मॉलों से, बड़ी बड़ी दुकानों से कपड़े खरीदने की आदत है और हम एक स्टेटस बना लिया है हमने कि बड़ी दुकान से बड़ा ब्रांड पहनेंगे तो वही बेहतर होगा, उसी के साथ ही इज्जत होगी। इसी के कारण फेरी वालों के व्यवसाय में भी कमी आ गई है और फेरी वाले भी अब कम ही घूमते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि लोगों की रुचि ना होने के कारण ही सामान खरीदने में वो कमी हुई है, इसीलिए फेरी वाले सामान कम बेचते हैं या कईयों ने तो फेरी वाला काम ही छोड़ दिया है। भाषा की बात करें, प्रश्न संख्या 1, मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि में से क्या है? दूसरा है, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? तो उत्तर है क में कि वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि में से क्या है? तो उत्तर है मिठाई वाला शब्द संज्ञा है तथा बोलना क्रिया है। और ख में ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? तो ख में देखिए मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया संज्ञा है, जबकि बोलने वाला शब्द विशेषण है जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। तो आपने विशेषण पढ़ा है, तो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। तो उसी में कह रहे हैं कि मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला, इनमें से बताना है कि कौन सा संज्ञा, कौन सर्वनाम, कौन विशेषण है। तो दोबारा देखिए, मिठाई वाला शब्द संज्ञा है तथा बोलने वाला क्रिया है। दूसरे में है मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया संज्ञा है, जबकि बोलने वाला शब्द विशेषण है जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। प्रश्न संख्या 3, वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बातें कैसे कहेंगे? उत्तर है, लगता है वह भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। भैया, इस मुरली का मूल्य क्या है? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। तो जो भी किसी व्यक्ति के द्वारा बात कही जाए तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमों में लिखते हैं। जैसे लगता है वह भी पार्क में खेलने ही निकल गए हैं। भैया, इस मुरली का क्या मूल्य लगाया, ये भी किसी के कहे हुए शब्द हैं। दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा जाकर उसे कमरे में बुलाओ, तो ये भी इन्वर्टेड कॉमे में ही आएंगे। तो इसलिए जो भी किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को शब्द कहे जाते हैं तो उनमें हेर फेर बदलाव नहीं किया जाए, तो उसे एज इट इज़ वैसे ही हम लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमों में। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमों का प्रयोग किया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।